हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज हम करने वाले हैं 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 68 का भी मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत पहले ही सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड किया है, सो आई क्रिएट अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट। एंड 69th का वीडियो हम आज कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर, एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग 70th के दोनों पेपर। इससे हमारा रिवीजन थोड़ा बेटर हो जाएगा। आई हैव बीन रिपीटिंग दिस बाय फार अगेन एंड अगेन कि पीवाईक्यूज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड स्पेसिफिकली ये जो लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज हैं ये बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, देयर आर चांसेस कि एज इट इज भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, या फिर इसी सेम थीम या टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज इस चीज को हमें छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ऑब्वियसली 69 का जब ये एग्जाम हुआ था तो 5G से रिलेटेड 5G डेवलपमेंट चल रहा था, तो यही पूछा गया है कि कौन कौन सी जो है इसमें टेक्नोलॉजीज हमारी इनेबल हो जाएंगी थैंक्स टू 5G। तो इसमें पहला दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विच इज करेक्ट। एज कंप्यूटिंग, ये भी ठीक है। नेटवर्क स्लाइसिंग, ये भी ठीक है। तो बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारा स्पेस मिशन और उससे रिलेटेड एक्सप्लोरेशन के नाम पूछे गए हैं, एंड दिस इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सब कुछ नहीं पता है, तो हमें पहले सर्च आउट करना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पता है। So Juno is related to Jupiter. If you even don't know, just relate that Juno, Jupiter sound similar. ठीक है, there is a possibility कि बहुत सारे ऐसे स्पेस मिशंस होते हैं जो प्लैनेट के नाम से सिमिलरली रखे जाते हैं। तो बी का 1 हमें सर्च करना है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सी हमारा कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड हम देखेंगे वेरिटास है, ठीक है, वी, एंड द अनदर वन इज वीनस, ठीक है, वीई यहाँ पे भी यूज हो रहा है। सो अगेन अगर हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि डी का 3 ऑप्शन गिवन है या नहीं है। ओके, सो डी का 3 ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह गिवन है, बाकी कहीं भी नहीं है। सो हियर वी गॉट द आंसर जस्ट बाय नोइंग लिटिल लिटिल थिंग्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ऑटोमेटिकली कैसिनी ह्यूजेंस मिशन इज रिलेटेड टू सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, एंड आर्टेमिस मिशन हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है मून टू मार्स का। ओके, सो दिस वे देखिए बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अप हम आएंगे क्लॉथ और उनके ओरिजिन से रिलेटेड सवाल पूछा गया। नाउ दिस इज समथिंग जो हमारे 6th 7th की साइंस में बेसिक चैप्टर्स में दिया हुआ है, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। अगर उस चैप्टर पे हम ध्यान देंगे तो उन सारी चीजों में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहला जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है लिनन। अब देखिए, मैं वेरी ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू टेल कि हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मोहायर इज रिलेटेड टू अंगोरा गोट, ठीक है, ये गोट का या शीप वगैरह की कुछ फेदर से रिलेटेड बनता है, मुझे बस इतना पता था। सो आई सिंपली ट्राइड टू लुक कि क्या सी का 4 ऑप्शन में कहीं गिवन है, एंड आई सॉ कि सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है, एंड आई न्यू ओनली दिस। और मुझे क्योंकि क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही थे, तो इस तरीके से मुझे अपना आंसर मिल गया, एंड दिस इज द राइट आंसर, जहां पे हमारा लिनन हो जाएगा फ्लैक्स प्लांट, बी है कॉयर इज फ्रॉम अ कोकोनट प्लांट, मोहायर इज फ्रॉम अंगोरा गोट, एंड डाउन इज फ्रॉम फेदर्स ऑफ डक एंड गीस। सो दिस इज हाउ आप सिर्फ एक फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, टेनियासिस इज एन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय 3 स्पीशीज ऑफ टेपवर्म, ठीक है। कौन कौन से टेपवर्म्स हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिनाटा, टेनिया एशियाटिका, ठीक है। साउंड्स फेमिलियर की आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जहां पे इतनी डिटेल चीजें डाली वहां पे इतना टाइम लेकर के कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये सारी चीजें एज इट इज उठा करके आपको दे दी गई हैं, ठीक है। तो 1 इज करेक्ट। दूसरा है व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की बात हो रही है। द कंडीशन, अब देखिए इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये अलग स्टेटमेंट था, ये कंप्लीटली अलग स्टेटमेंट है। व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर्ड टू एज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ओके, अब आपने इतना हेवी टर्म तो नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, इतना पता है कि न्यूरो इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन हमें यहाँ पे दिया है। और दूसरा सिस्टिक सिरोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्ट वर्ड आ रहा है, सिस्ट डेवलप होने की चीज है। इजी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आंसर इज बोथ 1 एंड 2। बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में नहीं सोचना होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब हमें बताना है कि इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन सी होती है। अगेन मैं आपको सेम अपने आइडियोलॉजी के साथ लेकर के चल रही हूँ कि मैंने एग्जाम में किस चीज को क्या सोचा और कैसे सॉल्व किया। अब इसमें मैंने देखा कि पाइथन आई नो एंड जावा आई नो, दीज टू आई वाज वेरी श्योर कि पाइथन और जावा तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं, बाकी सब मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। 2 एंड 4 को देखा कि साथ में होने चाहिए, बिकॉज आई वाज श्योर कि ये दोनों तो है ही। तो यहाँ पे 2 के साथ 1 है नहीं, यहाँ 4 है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 4 नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारे पास बचा क्या आंसर, डी, ऑल ऑफ दी अबव।
आई हैड नो आइडिया कि कोबरा और स्क्विरल भी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, बट बिकॉज ऑफ द अदर टू हमने आराम से इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया, आंसर हमें मिल गया ऑल ऑफ द अबव। अब है अगला फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी। उस टाइम चैट जीपीटी वाज इन द डेवलपमेंटल स्टेज, तो चैट जीपीटी में जीपीटी का हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है जीपीटी का फुल फॉर्म? इट इज जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग पे, इनमें से वो कौन से प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमें ये बताना है। तो पहली चीज तो वील जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस, ठीक है, कि क्या क्या है। स्वीट, बिटर, तो स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी, ये तो मुझे पता है कि इतने तो होते हैं। ठीक है, पंजेंट स्मेल को बोला जाता है, तो पंजेंट तो नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है और ये तीनों गारंटेड हैं, तो वी नीड टू फाइंड एन ऑप्शन जहां पे 7 ऑप्शन में अवेलेबल हो। ठीक है, तो 7 यहाँ दो जगह ऑप्शन में अवेलेबल है और इन तीनों में से 7 के साथ कुछ भी ना हो, तो 1, 2 एंड 3 में से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 के साथ 4 है, दिस इज फाइन। यहाँ पे 2 आ जा रहा है, सो दिस इज हमारा रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं? एक तो स्पाइसी नहीं होता है और दूसरा पंजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके थ्रू हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाकी देखिए, ये बेसिक में प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि टेस्ट बर्ड्स में क्या क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर टंग, तो यहाँ पे हमारा जो है दिस इज द बिटर वाला पार्ट एंड फिर इस तरीके से कुछ डिवाइडेड होता है। ठीक है, दिस इज द स्वीट वाला पार्ट, यहाँ पे सार होता है, इधर सॉल्टी होता है और बीच में उमामी होता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यहाँ पे स्पाइसी नहीं होता और पंजेंट भी नहीं होता। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखिए 69 के पेपर में मैच द फॉलोइंग वाली चीजें बहुत बार पूछी गई थी। अब हमें बताना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं। नाउ आई सी टर्म्स, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, एनोरेक्सिया आई डोंट नो, इंसोम्निया समथिंग जो मुझे पता है कि हाँ ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, तो मैं देखूंगी इसके सामने स्लीपिंग डिसऑर्डर लिखा है, यहाँ तो ईटिंग लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। और जहां स्लीप डिसऑर्डर लिखा हुआ है तो उसके आगे एनोरेक्सिया, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो मुझे इतना पता है कि 1 and 2 आर नॉट करेक्टली मैच्ड, सो 1 and 2 आर नॉट करेक्टली मैच्ड, 2 इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। क्या बचा आंसर? 3 and 4। सिंपल। मुझे नहीं पता था डायस्नोया क्या होता है या अनोजमिया क्या होता है, ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली इसलिए पूछा था, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड का ये एक सिम्टम था कि पार्शियल या फुल लॉस ऑफ स्मेल हो जा रहा था पेशेंट्स को। सो what I'm trying to tell is कि this is how you solve a question paper in spite of not knowing a thing। ठीक है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या डिसऑर्डर होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ इंसोम्निया इज समथिंग विच इज वेरी पॉपुलर, आप मूवीज में टीवी सीरीज में अक्सर सुनते रहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सॉल्व। इट वाज दैट मच इजी। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स। ठीक है, पल्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी की 6th-7th की बुक्स पढ़ेंगे, उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पल्सर्स क्या होता है अब इसमें से? तो पल्सर्स होते हैं हमारे रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल सी चीज है कि आपने पढ़े होंगे तो पता होगा। एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार जो होता है उसको सुपरनोवा बोला जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी की बुक में ये सारी चीजें गिवन है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टलेशंस एंड रेडियो वेव emitted by a stars is called electromagnetic radiation। ठीक है, so this is electromagnetic radiation। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। तो डायमंड सीड जिससे लैब में हम डायमंड ग्रो करेंगे उसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब जो हमें गिवन है, व्हाइट सफायर, मोइसनाइट, ग्राफाइट, क्यूबिक, जर्कोनिया, इसमें से डायमंड की जो हमारी जिसे बोलते हैं जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ जा सकता है, व्हाट इज द नियर बाय जो एलिमेंट है जो डायमंड के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, तो दैट इज ग्राफाइट। क्यों? क्योंकि बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, सो दिस इज लाइक बेसिक साइंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि ठीक है ग्राफाइट और डायमंड नियर बाय ऑप्शन में है एंड दे आर द क्लोजेस्ट अमंग द गिवन बाकी के स्टेटमेंट्स, सो आंसर इज ग्राफाइट। अगला है, व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। नाउ दिस इज समथिंग जो आपने उसमें पढ़ा होगा, घटना चक्र वगैरह में ये वाले क्वेश्चंस पहले से ही गिवन थे, लाइक 69 में मुझे ये पता इसीलिए था क्योंकि मैंने घटना चक्र में इसे पढ़ा हुआ था। सो आंसर इज केवलर। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMX। अब ऐसे सवाल होते हैं या तो आप सही गेस कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक्स दिया है तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि इस एक्स का कोई फुल फॉर्म होगा। ठीक है, उसे शॉर्ट में बताने के लिए भी दे दिया। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है ना जेनॉन या जेनो करेंसी
हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, इतने ऐसे हैवी कुछ नहीं। हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव, हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव कैसे क्या चीज हो सकती है? तो ये सारे थोड़े से डाउटफुल वाली चीजें हैं। जस्ट यू हैव टू रीड देम विथ काम एंड कंपोज माइंड। तो आप ऑटोमेटिकली ये करेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं एंड यू नीड टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, दिस इज ओनली वन विच इज अ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ऑब्वियसली एचएमएक्स एक शॉर्ट फॉर्म है, तो 3-4 फुल फॉर्म तो इसके एक साथ दे नहीं देगा, एक ही कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा। आंसर इज हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। इस एक्सप्लोसिव के एक्स को इन्होंने एज एन एक्स यहाँ पे पोर्ट्रे कर दिया है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्लास ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 22। तो ये उस साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्टिमस। ठीक है, इसके बाद अगला हमसे पूछा गया है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, इनफैक्ट ये बोलना थी। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है इट वाज रिलेटेड टू द आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो उसे बोला जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ये हो गया। इसके बाद अगला है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमें बता दिया कि किस तरीके की इमेज फॉर्म हो रही है, हमें ये बताना है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, और किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। अब कॉनकेव मिरर से रिलेटेड अगर आप जब चैप्टर्स देखेंगे तो वहां पे सारी इमेजेस के साथ में आपको नीचे इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ लिखा होता है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम प्रॉपरली। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एट द फोकस, एट द फोकस अगर होगा हमारा तो इमेज कौन सी बनती है, ये बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, कॉनकेव मिरर पे अगर फोकस पे रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे है, तो बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, इसके बाद है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा तो आंसर है कि इस पे सेम साइज की बनेगी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम रखेंगे तो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये बियॉन्ड बनेगी, जो कि ये यहाँ पे गिवन ही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखिए पढ़ना पड़ेगा ये वाले जो सारे साइंस के चैप्टर्स हैं ना क्लास 8, 9, 10 के, उसी में ये ऑप्टिक्स रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, या फिर घटना चक्र के ऑप्टिक्स चैप्टर कर लीजिए आप, उससे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम कर सकता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present per unit volume or per unit mass of the solution upon solvent is known as dash in chemistry। ठीक है, बहुत स्पेसिफिकली पढ़ने का सवाल है ये, तो इसे बोला जाता है कि दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आंसर इज डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता अगर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो। ठीक है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। अगला है हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो कोविड वैक्सीन मोस्टली जो थी वो एमआरएनए वैक्सीन थी। एमआरएनए वैक्सीन क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं, दे इंट्रोड्यूस अ लाइव एटेन्यूएटेड, ठीक है, सार्स कोविड 2 वायरस, जिसकी वजह से फिर जो बॉडीज है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस नहीं करती, यहाँ पे लिखा है ना कि दे विल, एक तो रियल वायरस तो डालेंगे नहीं, ठीक है, हार्मलेस पीस ऑफ वायरस डालने से भी कुछ नहीं होगा, बॉडीज कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी, और ना ही एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करती हैं, ये इंट्रोड्यूस करती है एक लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ अ वायरस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज, ये इंट्रोड्यूस नहीं करके देगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली कोविड के बाद वाला टाइम था, तो कोविड से रिलेटेड एमआरएनए वगैरह से रिलेटेड काफी सवाल पूछे गए थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमें दिया ऑरेंज जूस, लेमन जूस, सॉल्टेड वाटर, ये तीनों हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो सिंपली आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आप देख लोगे घटना चक्र भी उठा करके 1000 बार पूछा हुआ है, सिंपली इसका आंसर है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, मास अलग है, फ्रीली फॉल कर रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, दे विल हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, और क्या दिया है, दे हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, तो रहेगा ही नहीं, ये इनका एक्सेलरेशन जो है वो मून पे कॉमन रहेगा क्योंकि ग्रेविटी प्रेजेंट ही नहीं है, एंड दे विल ऑल्सो हिट द सरफेस एट द सेम टाइम, और साथ ही क्यों, क्योंकि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ नो एटमोस्फेयर। ठीक है,
अगला है हाउ डू वेक्टर वैक्सीन, अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू वैक्सीन। अब वेक्टर वैक्सीन कैसे काम करती हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो वेक्टर वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या हुआ, ये हमारी बनी थी स्पुतनिक वैक्सीन जो थी ना, स्पुतनिक वैक्सीन उससे रिलेटेड है। ये क्या काम करती है, दे प्लेस वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, ठीक है, और फिर उसके थ्रू हमारी एंटीबॉडीज जो है डेवलप हो जाती हैं। और ये वीकेंड वाला जो दिया हुआ है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस, ये सारे हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, पोलियो वगैरह की जो हमें वैक्सीन लगाई जाती है। अगला नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रही है। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली थ्योरी दी किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय हैरी एच हेस। अगेन ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है। The theory that states pieces of the Earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle is called, तो इस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। और ये थ्योरी दी गई थी बाय अल्फ्रेड वेगनर, ओके। अगला है what is the expanded form of the term mRNA। अगेन देखिए mRNA से क्वेश्चन है, that has been widely discussed since the beginning of the pandemic। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो एसी करंट इनमें से किससे प्रोड्यूस हो पाएगा, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो। इनफैक्ट एसी प्लस डीसी बोथ करंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायनामो। अब अगला है करंट डेंसिटी पूछा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ डायरेक्शन होता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अगला है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो बेसिकली मेडिकेशंस या फिर जो ड्रग्स होते हैं मेडिकल ड्रग्स, उनका सबसे जो बेसिस होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है मेडिकल केमिस्ट्री पे, वो क्या चीज होती है, दोज आर मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, कैटालिटिक प्रमोटर, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे डाउन पूछा हुआ है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है वो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स, नर्व्स को पूछा है, दे मीट एट, तो यूजुअली जो नर्व्स होती है इनपुट और आउटपुट यहाँ पे पूछ ली गई। तो इनपुट नर्व हो गई हमारी सेंसरी नर्व, और आउटपुट नर्व हो गई जिससे हम मोशन करते हैं, तो दैट इज मोटर नर्व, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म। अब शिपरेक टूरिज्म से रिलेटेड एक सवाल है हमारा, वो बताना है शिपरेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड। अब देखिए यहाँ पे शिपरेक टूरिज्म सिर्फ एक टर्म आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इससे रिलेटेड सवाल कुछ है नहीं। इससे ये पूछा है कि सांची रीफ, अमी शोल्स एंड ग्रैंड आइलैंड, ये सारी लोकेशंस कहाँ पे है। तो अगर करंट अफेयर्स में या ज्योग्राफी के किसी टर्म पे आपने ये चीज पढ़ी होगी तो पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। दीज आर प्रेजेंट एट दी ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा। शिपरेक टूरिज्म बस नाम दे दिया गया ताकि आप सोचने लगे कि उससे रिलेटेड है। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट। अब G20 मेंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 85% है ग्लोबल जीडीपी, करेक्ट। 50% ऑफ ट्रेड नहीं, जब 85% जीडीपी ला रहा है तो सिर्फ 50% ट्रेड कैसे हो सकता है, इट इज नियर बाय 75%, इनफैक्ट अब तो और बढ़ गया है। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ओनली 1 एंड 3। अगला है हु इज द हेड ऑफ रशियाज वैगनर मर्सनरी ग्रुप। तो जब ये पूछा था तो बेसिकली पूछना इसलिए चाह रहे थे कि जो इनके हेड थे ये प्रिगोजिन जो थे, he died recently at that time, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, बट इवेंचुअली क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। व्हाई, क्योंकि उस टाइम पर ये तो डेड हो गए ना, तो हाउ कैन ही बी द डेड, हु वाज नहीं पूछा है, हु इज पूछा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन को फिर डिलीट कर दिया गया था। अगला है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज। अब देखिए यहाँ पे रैंक नहीं पूछे, सीधे सीधे पूछे कौन रिलीज करता है, तो सिंपल आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2025 में इंडिया की रैंक कितनी रही है, 131, 129 पे थे हम स्लिप हो गए हैं, 131 पे आ गए हैं। अब उसी साल क्वीन एलिजाबेथ डाइड, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ 2 से रिलेटेड एक हमें इंफॉर्मेशन बतानी कि कौन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे दिया है कि शी reigned for 70 years and died at the age of 96 years। तो इसके लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि किस साल उनका कोरोनेशन हुआ था वर्सेस किस साल उनका बर्थ हुआ था, क्योंकि डेथ ईयर तो 2022 था, एवरीवन न्यू, ठीक है। तो उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1926 में, एंड शी डाइड इन 2022। तो इवेंचुअली वो कितने साल की हो गई, शी वाज 96 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये आपको ये पता हो, या फिर आपको ये पता हो दैट शी reigned फॉर ऑलमोस्ट 70 इयर्स, कब से कब तक, 1952 से
2022 तक शी रूल। अब देखिए, अब ऐसे सवालों के लिए आप लोग सोचेंगे कि कहाँ से पढ़ा जाए, कहाँ से प्रैक्टिस की जाए, तो इसका कोई स्कोप नहीं होता, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, सिंपली स्किप सच क्वेश्चंस। अगला है व्हाट वाज द थीम ऑफ डेफ एक्सपो, तो ये उस साल गुजरात में हुआ था, इसका आंसर था पाथ टू प्राइड। ठीक है, अब ये उस साल के जो करंट अफेयर्स है, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, बट ऑब्वियसली इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि थीम्स वगैरह जो भी होती हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। ठीक है, अब अगला पूछा है 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थांडिंग यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, अगेन करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। हर साल मनाया जाता है, दिस इज अ लाइटिंग फेस्टिवल, ठीक है, जो कि हर साल 3 दिन के लिए मनाया जाता है म्यांमार में, बुद्धिज्म रिलेटेड है ये। अब हमारी अगली स्टेटमेंट है एक और वियर्ड क्वेश्चन, व्हाइट हाउस से रिलेटेड हमें सवाल सॉल्व करना था, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहली चीज यहाँ एड्रेस पूछ लिया गया है कि व्हाइट हाउस का एड्रेस है 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू, हमें क्या पता भाई, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली सोचना है कि भाई हमें क्या पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इस तरीके के ऐसे वियर्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे 69 के टाइम पे। सो चलिए मान लिया कि हमें नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है, लेट जस्ट स्किप इट। नेक्स्ट है इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, नाउ दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, ये ठीक है, तो टू ठीक है, तो टू के बिना वाला ऑप्शन जो है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 एंड 3, 2 3 4, तो इसका मतलब कि 3 भी ठीक ही है। On November 1st, 1800, John Adams became the first president to take residence in the building. तो क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑप्शंस वही बचे हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, वेरी इजी क्वेश्चन, इट विल बी राइट, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 2 3 एंड 4। तो हमें एड्रेस पता हो चाहे ना पता हो, वील बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, और इसका एक्चुअल आंसर है कि ये 1600 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू पे है। अगला है नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, तो नेट मीटरिंग किस चीज के लिए यूज किया जाता है, it is a billing mechanism for solar energy by consumers for the electricity they add to the grid, ठीक है, नेट मीटरिंग सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन है कलर कॉम्बिनेशन वाला, अगेन अ वियर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे है, मुझे पर्सनली जो पता था, मुझे सिर्फ पता था कि मजेंटा कलर इज समवॉट रेड से रिलेटेड होता है, और मॉव भी कुछ हद तक रेड का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो मजेंटा के लिए मैंने सबसे पहले देखा कि रेड एंड ब्लू को मैच करते हैं, तो ए का 2 वाज गिवन दो ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो हम चले दूसरा जो है मॉव को भी अब हमें रेड से एसोसिएट करना है, तो इट इज ब्लू रेड एंड व्हाइट, तो सी का 4, अब सी का यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ये तो नहीं है, सी का 4 गिवन है, आंसर हमें मिल गया ए। बी का था यहाँ पे टील इज बाय ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट एंड साइन वाज बाय ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको स्मार्टनेस लगानी ज्यादा जरूरी है, नॉलेज यहाँ काम नहीं आएगी, जो आपने इतने घंटे पढ़ा है रटा है वो इसमें काम नहीं आने वाला है, आपको स्मार्टली इन क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है 41, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग, ओके, तो ये तो सबको पता है कि ये जो अंडर वाटर वॉयज गया था टाइटैनिक को देखने के लिए, जो काफी डिजास्टर हो गया, तो इसका नाम था टाइटन। अब देखिए फुटवेयर फैशन एक्सेसरी को डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। अब अगेन ऐसे सवालों में मैं नहीं कह सकती भाई कि क्या आप पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, और ये 69 का ही टाइप था, उसके बाद तो ऐसा नहीं पूछा है, बट यू नेवर नो। अब इसमें दिया है बेरेट, स्टिलेटोस, एविएटर, शिनन एंड ब्रोक। आई नो ओनली 2, स्टिलेटोस सैंडल्स होती हैं, लड़की हूं मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में पता है, एविएटर्स चश्मे होते हैं, ठीक है, सनग्लासेस को बोला जाता है। सो आई विल जस्ट सी द ऑप्शंस। स्टिलेटोस हमारा हो गया टाइप ऑफ वुमेन्स फुटवेयर, सो बी इज 4, तो देख लेते हैं, बी इज 4, ठीक है, एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो देखिए एक इन्फॉर्मेशन से मेरा ये आंसर सेट हो गया, आई डोंट हैव टू नो ऑल ऑफ दी अदर स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक बार इसे मैच करने के लिए हम देख लेते हैं कि एविएटर्स हो गए टाइप ऑफ सनग्लासेस, तो सी का 2 होना चाहिए, हाँ सी का 2 इसमें गिवन है, तो ठीक है, आंसर सीधे सीधे सॉल्व हो गया। अब बाकी क्या है, बेरेट इज अ टाइप ऑफ हैट एंड शिगनन इज अ टाइप ऑफ हेयर स्टाइल एंड ब्रोग इज अ टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर। अब अगर मेंस को पता है कि ये किस टाइप का फुटवेयर होता है, सो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो फिर ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। अगला है वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली पूछा है, तो ऑब्वियसली उस साल का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसका आंसर था एथेंस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स हमें बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने जितने भी टेनिस ओपन मैच होते हैं उनके नाम, जो ट्रेडिशनल नाम है, उनसे उनकी लोकेशंस को मैच करवा रहे हैं, ठीक है, ये सारे टेनिस ओपन से रिलेटेड हैं। जो बहुत ही ज्यादा टेनिस में इंटरेस्ट रखते हैं दे माइट बी नोइंग दिस, अदरवाइज तो ये सवाल नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो फ्लशिंग मेडोज जो है ये फ्रेंच ओपन नहीं, ये यूएस ओपन होता है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। दूसरा है रोज वाटर डिश, विंबलडन वुमेन का होता है, ठीक है ये।
थर्ड है रोलन गारिस। तो ऑब्वियसली यूएस ओपन जब फ्लशिंग मेडोज होता है तो यूएस ओपन वाला भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, रोलन गारिस ये कहाँ का होता है, ये होता है फ्रेंच ओपन। एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन का दाफने अकुर्स मेमोरियल कप। सो ओनली 2 and 4 आर करेक्टली मैच, तो आंसर इज डी। अगर आप स्पीडी एडिटोरियल जो भी सी ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं उनमें इसी तरीके से मेंशन होते हैं सारे नाम। इससे पहले मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था, बट आफ्टर हैविंग दिस क्वेश्चन मैंने उनको भी थोड़ा सा गौर से पढ़ना शुरू कर दिया। यू नेवर नो अगली बार कब पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंप्लीट किया था मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया 2022 का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स रिलेटेड है, कितनी लैंग्वेज में किया गया था। तो ये कवर कर रहा था 576। ऑब्वियसली उस साल का करंट अफेयर्स करने वालों को ही ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स के लिए तमिलनाडु ने लॉन्च किया था। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जायंट टॉर्टोइसेस वर रिसेंटली रिलीज इनटू विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो ये रिलीज किए गए थे टांकी नेशनल पार्क, कहाँ, नागालैंड में। अगेन करंट अफेयर्स वाले सवाल हैं ये। विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये किया था यूएस ने। इंडियाज रुद्रांश बालासाहेब पाटिल वॉन मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियन मिला था। अब देखिए इतना स्पेसिफिकली किसी का नाम के साथ में बताया गया है कि कौन सी चैंपियनशिप में किस फील्ड में मतलब इन्होंने कुछ जीता है, इतना इंपॉर्टेंस देने के बाद ऑब्वियसली वो किसी बाकी नॉर्मल से मेडल की बात तो नहीं कर रहे होंगे। तो अगर ऐसे सवाल नहीं भी पता होते हैं ना तो अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए आप इसे गोल्ड मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर गोल्ड है। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज करती है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड्स। तो वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद है इंडिया साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो उस साल का ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था ये विथ ऑस्ट्रेलिया। प्लेन लैंग्वेज एक्ट है, किसने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, न्यूजीलैंड ने किया था। करंट अफेयर्स वाले हैं, इस साल कुछ ज्यादा रेलेवेंस रखते नहीं है। वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स टिलियर डेम्बिड्स वर डिस्कवर्ड। ये कहाँ डिस्कवर हुए थे, रशिया में हुए थे। लिस्बन डिक्लेरेशन किस चीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू द ओशियंस। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ। अब आ गए हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ लगेगा दिमाग, यहाँ पे आती है नॉलेज। अब तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ये सब होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज लगानी है, माइंड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब यहाँ पे चाहिए आपको प्योर नॉलेज। नॉलेज है तो ठीक है, वरना नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो नॉट नोन में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली बुल उन्हें पता था, एलिफेंट भी पता था। हॉर्स वाज नॉट एग्जैक्टली नोन, लाइक इसके रिमेन्स मिले हैं बट इट वाज नॉट फैक्चुअली नोन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी हॉर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सीधा आंसर इज नन ऑफ द अबव। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। तो ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते ही हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल, तो इसका आंसर है आयरलैंड। सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो सिक्किम कब बना था फुल फ्लेजेड स्टेट, तो ये बन गया था 1975 में। Which among the following is the currency is the costliest? तो costliest हमें बतानी थी, तो it was pound sterling। बिहार गवर्नमेंट ने प्लान किया था स्टेट पॉल्यूशन फ्री बनाने का, बाय विच ईयर? दिस वाज अ डिलीटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू आ गया था इस क्वेश्चन में कुछ, आई गेस उन्होंने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नहीं पूछा था या कुछ तो था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्य विहारा, नाम से ही पता चल गया इतना आसान है। रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिंपल सी चीज है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, सुजनी क्या है बिहार में? तो सुजनी एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है, वेरी पॉपुलर इट इज। अब विक्रम यूनिवर्सिटी यानी कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे, आज की डेट में ये कहाँ लोकेटेड है? बांका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, भागलपुर में है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट ही बताना है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाल वन। गोपाल वन तो डायनेस्टी के फाउंडर थे, इसे एस्टैब्लिश किया गया था भाई धर्मपाल। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला है वज्रयान सेक्ट फ्लरिश्ड हियर। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वर आल्सो टॉट। तो 3 4 ठीक है, 1 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर हमें बताना इनकरेक्ट इज 1 and 2। बहुत सीधा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। अराइवल ऑफ बाबर इन लेड टू द, ओके, तो जब बाबर इंडिया आया तो इट लेड टू व्हाट ऑल द फॉलोइंग? तो पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर हुआ टू द सब कॉन्टिनेंट, कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंट्रोड्यूस कराया गन पाउडर से बाबर ने। तो ऐसा नहीं है, 4th सेंचुरी में ही
जो है गन पाउडर वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आ चुका था, पता था, तो दिस इज इनकरेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम, तो ये मोहम्मद घोरी के टाइम ही इंट्रोड्यूस हो गया था, इनसे पहले भी, बाबर के आने से पहले भी तो आर्च एंड डोम्स बन रहे थे, दिल्ली सल्तनत ने भी तो बनाए हैं, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी, यस ऑफ कोर्स, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, जिसकी वजह से उन्हें बैटल ऑफ पानीपत में एक अपर हैंड मिला था, तो 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सी। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, या फिर गेट ऑफ मक्का बुलाया जाता था मुगल पीरियड पे, तो ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस पोर्ट एट दैट टाइम वाज द सूरत पोर्ट। अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अष्टप्रधान किसके टाइम पीरियड पे थे, तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे। वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अगला है हमारा पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्म पाणी, ठीक है। तुम्हें बताना है कि पद्म पाणी कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन अजंता, ठीक है, केव 1 में प्रेजेंट है ये। अगला स्टेटमेंट है फाहियान चाइनीज पिलग्रिम थे हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा, तो ये इनकरेक्ट है। हुएन सांग चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू, अब यहाँ पे क्या है कि इसको वाइस वर्सा चेंज कर दिया गया है, फाहियान जो थे ये आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, और हुएन सांग जो थे ये आए थे हर्षा के टाइम पे, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर इज नन ऑफ द अबव। अगेन मैच द फॉलोइंग है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिरा एंड विशाख दत्त। अब इसमें से मुझे किसके बारे में पता है, मुझे पता है कि विशाख दत्त प्ले राइट थे, इन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस, ठीक है, इतना आई मस्ट नो, तो इसे मैंने प्ले राइट किया, तो डी का हो गया 3, डी का 3 इज हियर एंड नोवेयर एल्स, हो गया आंसर सॉल्व। तो चरक हो गए मेडिसिन रिलेटेड, ब्रह्मगुप्ता हो गए मैथमेटिक्स, वराहा मिहिरा एस्ट्रोलॉजी एंड विशाख दत्त प्ले राइट, एज सिंपल एज दैट। कितनी आसानी से, देखिए वो आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, बट ऑप्शंस में ही आंसर आपको मिल जा रहे हैं बहुत ही इजीली। Who among the following introduced the Persian festival Nowruz? Very easy question. बलबन ने किया था। नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, तो इन्होंने कहा डिवोशनल रिलीजन को पॉपुलर किया था, तो साउथ में तो हो ही गया था, इन्होंने नॉर्थ में डेवलप किया था इसे, आंसर है नदर्न इंडिया। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड स्टेटमेंट है, 1854 में आया था, इन्होंने कमेंट किया था इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर स्टडीज, करेक्ट, एंड इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन, और साथ साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बोला था, दोनों ही प्रोविजन करेक्ट है, आंसर इज बोथ 1 and 2। The Maithili language was started to develop during the reign of, अब ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, बिहार समग्र जहां से भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, अबाउट द कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ था। Which dynasty served as the capital of ancient kingdom of Magad during early Vedic period? Very basic question, जहां से हमारा एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट्स जो महाजनपद वाले हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो आंसर इज राजगृह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटिल, ठीक है, 1878 में हुआ था, एंड इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट बोला जाता था, एंड रिपील हुआ लॉर्ड रिपन के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर इज 1, 2 and 3। अगला है लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन जो आया था 1870 में, तो ये पहला स्टेप था जिसने बाइफरकेट किया सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड मेयो, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, ऑब्वियसली इम्पैरिटी हटाने के लिए ही उन्होंने इक्वल पावर्स दी। इट फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, तो अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आंसर इज 1, 2, 3 and 4। नीति सार अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी, तो ये लिखी है बाय कमंडका। फुतुहत आलमगिरी was written by, this is written by ईश्वर दास नागर। अब देखिए अगेन बुक्स एंड ऑथर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार 2 से 4 सवाल इससे पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन रूलर ऑफ श्रीलंका जो थे, इन्होंने एक मिशनरी सेंड करी थी गुप्ता किंग्स को परमिशन लेने के लिए कि उन्हें एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाना था, कहाँ, गया में, तो किस किंग को इन्होंने भेजा था रिक्वेस्ट, इट वाज सेंट टू समुद्रगुप्त। When was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British rule, तो ये हुआ था 1912 में, ठीक है। अगला है लेक विक्टोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, अगेन सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ हमें बताना है कि लेक विक्टोरिया इज द 3rd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेक विक्टोरिया उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में थी, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक, दैट इज वाई, ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट है। वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ट्रू। बॉर्डर्ड बाय तंजानिया, युगांडा, रवांडा, नॉट केन्या, एंड आउटफ्लो इनका इस तरीके से होता है, ये भी स्टेटमेंट्स ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना था, तो 1 and 3 जो है वो इनकरेक्ट है। अब नाउ दिस इज समथिंग कि बहुत पर्टिकुलर है, आपने पूरा मैपिंग के साथ अगर इसको करंट अफेयर में कवर किया होगा तो आप कर पाएंगे, जो कि उस साल के लिए इंपॉर्टेंट था।
अब अगला हीट वेव से रिलेटेड सवाल है। हीट वेव is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 डिग्री और more for plains। अब देखिए हमें 30 डिग्री देखना है और प्लेन एरिया देखना है। is considered if the maximum temperature of reaches 40 डिग्री हिली रीजन। ठीक है, आपको खुद ही पढ़ने में और लग रहा होगा कि अरे 30 से ज्यादा अगर हिली रीजन में होगा तो उसे बोलेंगे हीट वेव, सॉरी प्लेन्स में होगा तो हीट वेव बोलेंगे, और हिली रीजन में हम वेट करेंगे कि 40 डिग्री पार हो जाए। तो दिस इज अगेन वाइस वर्सा वाला सवाल। हिली रीजन में अगर 30 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो उसे हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है, एंड नॉर्दर्न रीजन में 40 सॉरी प्लेन रीजन में 40 से ऊपर जाता है तो उसे हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। तो आंसर इज नीदर 1 नॉट 2। एक और मैच द फॉलोइंग है। एक्सप्लोरर्स जो थे उनकी बर्थ प्लेस से हमें मैच करना है। अब या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, अदरवाइज वी विल ट्राई टू फाइंड एन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे फर्डिनेंड मैगेलन जो है, इतना बस मुझे पता था कि वो पोर्चुगीज थे। ठीक है, ही केम फ्रॉम पोर्चुगल, बस मुझे इतना पता था। सो आई सिंपली चेक्ड कि डी का 1 कहाँ पे अवेलेबल है, तो डी का 1 एक ही जगह अवेलेबल था। मैंने आग बंद करके इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे इटली से। जैकिस कार्टियर वाज फ्रॉम फ्रांस। सर फ्रांसिस ड्रेक यूके से थे। ऑटोमेटिकली हमें बाकी के आंसर्स मिल गए। अब हमें बताना है एमिरेट्स ऑफ यूएई किस किस जगह को कवर करते हैं, बेसिकली जो उनके अंदर प्रोविंसेस आते हैं उनका क्या नाम है। तो इट इज अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा। तो ये टोटल 7 है। यस हाँ, टोटल 7 है ये आपको देखिए पता होना चाहिए, मतलब आप वर्ल्ड मैपिंग वगैरह टाइप की चीजें हैं। अदरवाइज सबसे आसान तरीका इसमें एलिमिनेशन ही लगना था। कैसे, यहाँ पे आ रहा है बहरीन, बहरीन इज अ सेपरेट कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रियाद, रियाद तो सऊदी अरबिया में है, और उसके बाद यहाँ आ रहा है बहरीन के साथ कुवैत, ये दोनों भी सेपरेट कंट्रीज हैं। बात ही खत्म हो गई, बचता ही वही ऑप्शन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डरना तो बिल्कुल नहीं है ऐसे सवालों से। रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। नाउ दिस इज समथिंग, सुवर्ण रेखा रांची से ओरिजिनेट होती है ये पता है। यहाँ पे स्पेसिफिक विलेज का नाम पूछा गया एंड इट इज नगरी विलेज। ओके, अब हमें बताना है कौन सी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है। अब ये तो ऐसा बिहार स्पेशल क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट चंपारण में है। दुधवा तो यूपी में है। गजनेर इज इन राजस्थान, और भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है मुंगेर में हमारे। ठीक है, ये मुंगेर हो गया, ये वेस्ट चंपारण हो गया, तो आंसर है 1 और 4। गैंजेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड सवाल है। एंडेंजर्ड है ये IUCN रेड लिस्ट में। डज नॉट हैव अ क्रिस्टलिन आइलैंड्स एंड दे आर इफेक्टिवली ब्लाइंड, विच इज ऑल्सो करेक्ट। नेविगेशन और हंटिंग के लिए ये यूज करते हैं इकोलोकेशन, एंड इसे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना गया है। तो सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, सीधा सीधा आंसर। अगला है अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। तो रिवर गंडक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज नारायणी। गोल्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है बिहार के, तो सिर्फ एक ही है, जमुई। त्रिवेणी कनाल कौन सी रिवर पे बिल्डअप हुई है, तो इट इज इन गंडक। Rich placer deposits of gold are found in the Ghana coast and gold-bearing veins are found in Brazil. Okay. At some points of time, these continents were joined together along with the Atlantic coast. या तो आता है या तो नहीं आता है, नहीं आता है तो simply skip करेंगे, otherwise इसका आंसर है both are true and it is the correct explanation as well. बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है रॉक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब उसमें कौन कौन से रॉक सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया, हमें उसे करेक्टली मैच करना है। ठीक है, एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले धारवाड़ रॉक सिस्टम है। धारवाड़ रॉक सिस्टम हमारा पार्ट है ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का। ठीक है, ए का हमारा 3 है, ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, आंसर मिल गया। ठीक है, बी का हमारा 4 है, विंध्यन रॉक सिस्टम, इसमें सैंडस्टोन लाइमस्टोन। तो विंध्यन वाला कौन सा पार्ट होता है, कैमूर रोहतास वाला जो पार्ट है। ठीक है, वहां पे सैंडस्टोन लाइमस्टोन डोलोमाइट क्वार्टजाइट ये सब मिलता है। क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम है 1, क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एंड टर्शियरी रॉक सिस्टम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपने एक आध भी क्रैक कर लिया तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। अब एक रीजन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड है, एस्चुरीज हैं, बीचेस, फॉरेस्ट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव सब हैं। तो इतना रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब मरीन बायोडाइवर्सिटी हमें बताना है, तो इन सारे ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, एक बार आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे कि जहाँ पे मार्शेस भी हो, मैंग्रोव भी हो, कोरल्स भी हो, बीचेस भी हो। सो ऑब्वियसली इट इज नन अदर देन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व।
व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है 90 डिग्री ईस्ट है, ठीक है ये हमारा हो गया ग्रीनविच 0 डिग्री। यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। नाउ दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। 4 मिनट तो 90 डिग्री इंटू 4 मिनट विल बी 360। 360 आवर्स को अगर हम 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 आवर्स। और जब हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो टाइम ऐड करते हैं और वेस्टवर्ड जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऐड करेंगे तो 12 बज रहे थे, तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो 6 बज जाएंगे। कब के? शाम के 6 PM। अब बताना है इसमें से क्या करेक्ट है। तो नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, हमें पता है धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन तो बिहार में है। नेचुरल गैस वहां मिलता है? नहीं मिलता, आसाम में मिलता है। माइका इज फाउंड इन कोडरमा, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड्स, नहीं आयरन ओर मिलता है यहाँ पे। अब देखिए ये जो मिनरल्स वाले चैप्टर्स है ना, ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, और मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि 11th 12th की ज्योग्राफी पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 to 10th की पता होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व अरावली हिल्स, अरावली हिल्स में तो नहीं मिलता है पेट्रोलियम रिजर्व, हमारा कहाँ अवेलेबल है? कर्नाटका में अवेलेबल है। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, मीका इज फाउंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, ठीक है। तो 1 डिग्री इंटरवल से कितने हमारे टोटल लैटिट्यूड्स हैं? तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल इज 180, ठीक है। लैटिट्यूड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर तो कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पर भी इक्वल आएंगे, यहाँ पर भी इक्वल आएंगे, एंड 1 इज दिस। सो टोटल अगर 180 है और एक ये इक्वेटर हो गया जो कि कॉमन है, सो 180 माइनस 1 विल बी 179, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 179। इसके बाद नेक्स्ट है द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। अब ये बिहार समग्र वाली जो कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां पे आपको ये सीधा फैक्चुअल नॉलेज क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कोसी प्लेन की जो एवरेज हाइट है वो है 30 मीटर्स। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए अब ये इंडियन रीजन की ही बात हो रही है कि कौन से स्टेट से, पहली चीज तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से पास होता है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो कितने स्टेट से पास होता है, ठीक है। तो एक तो ऐसे चला गया और दूसरा लगभग यहाँ पर आता है। तो ये हमें बताना है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये कौन सा एरिया है। तो ये एरिया जो है ये होता है हमारा बाघेलखंड का एरिया। बाघेलखंड का एरिया स्पेसिफिकली क्या हुआ? तो दिस इज MP प्लस नदर्न छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो एरिया है ये स्पेसिफिकली यही है। उसके बाद बुंदेलखंड का एरिया जो है वो कहाँ का हो गया? इसे MP प्लस यूपी बोला जाएगा। और मालवा जो होता है वो होता है MP प्लस राजस्थान का एरिया हो जाता है। अब जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले एरिया में, तो ये स्पेसिफिकली कौन सी जगह है? ये है छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कोरिया, ठीक है। हमारे इंडिया में भी कोरिया है, तो ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। तो अगेन आपको मैप देखना पड़ेगा। तो मैप के हिसाब से बॉर्डर एरिया में कौन सा नहीं है जो तिब्बत की बाउंड्री से नहीं लगता, तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका आंसर, ओके। इसके बाद है वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो। तो एल नीनो करंट कहाँ फ्लो करती है? ये फ्लो करती है पैसिफिक ओशियन में। डायरेक्ट ज्योग्राफी के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ इतना बहुत स्पेसिफिक सोचने वाला नहीं है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमारे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पॉलिटी के बहुत हेवी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे 69th में। तो पहला क्वेश्चन हमारा कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है हमें? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5-member बॉडी which is headed by the incumbent CJI and comprises 4 other senior most judges of the court at that time, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद दिया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम वी ऑल नो कि इट हैज बीन इवॉल्व बाय द जुडिशियरी इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए उसे बायस्ड होने के जो बहुत सारे एलिगेशन है ये भी लग सकते हैं, लगते रहते हैं इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि जुडिशियरी ने ही अपने आप से ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड इनकरेक्ट हो गया तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट कट गया, और हमें पता है कि फर्स्ट करेक्ट है, तो ये बचा और ये बचा। टेक्निकली फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, ऑलराइट, बट ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट को भी हम यहाँ फुली इग्नोर कर सकते हैं, पहले थर्ड को देखना है। थर्ड में क्या है? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा बट इट इज अ फैक्ट कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर हो गया हमारा 1 and 3, ठीक है। फोर्थ जो है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में बाय जस्टिस PN भागवती, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बाय द लैंडमार्क
फर्स्ट जजेस केस में नहीं आया था, इट वाज रिकमेंडेड इन द सेकंड जजेस केस, ठीक है। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उससे रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं कि क्या क्या सही है। ओके सही नहीं, यहाँ पे हमें एक्चुअली इनकरेक्ट बताना है। देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट वाली चीजों को पहले मार्क कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट एडेड थ्री वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन बाकी के बचे स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39 है, 43 है, 47। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए थे, बट क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस बचे उससे हमें श्योर गारंटी हो गई है कि ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट ही है, ठीक है। इसमें एक्चुअली आर्टिकल 47 जो दिया ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48A, ठीक है। तो अब बचे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, it added 8 fundamental duties to the constitution, so it is a very basic provision of the 42nd amendment कि इन्होंने 10 fundamental duties को ऐड किया था। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, तो इवेंचुअली हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया C, 2 एंड 3। तो देखिए फोर्थ स्टेटमेंट को हमें देखना भी नहीं पड़ा, बस यही है कि एक एक स्टेटमेंट जब हम पढ़ते जाते हैं या एलिमिनेशन मार्क कर रहे हैं तो उसके साथ ऑप्शंस को देखे जाए। इसमें अक्सर क्या है कि थोड़ा सा ब्रेन वर्क कम यूज होता है और हम क्वेश्चंस को फास्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है लंबे सवालों में हम बहुत देर तक बैठे हुए हैं, बट इस तरीके से हम इसे जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली बात है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ठीक स्टेटमेंट है। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा जो ऑप्शंस गिवन थे उसके बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताना है कि करेक्ट क्या है। द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या प्रोविजन जरूरी होते हैं, तो वो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से है। तो पहली चीज तो प्रिमिटिव ट्रेड्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, दिस इज ट्रू। डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए उनका अपना। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है। लार्ज लेवल पे वो अपनी जो कॉमन कम्युनिटी है उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो अपने एक जिसे बोला जाता है ना कि एक इनक्लोज स्पेस में रहना प्रेफर करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, सो सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिक्लेयर करने के लिए जरूरी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। From which country Indian Constitution has taken reference for the idea of fundamental rights? So fundamental rights कहाँ से हमने इंस्पायर्ड होकर के लिया है? From USA। आयरलैंड से क्या लिए गए थे? DPSPs, ठीक है। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल हैं ये सारे। इसके बाद अगला सवाल, अभी हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं पॉलिटी के ही। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या होता है हमारा? इक्वालिटी का हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 हो जाता है नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट, रिलीजन वाली चीज। उसके बाद है आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट जो होता है, ठीक है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट या डिटेंशन। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो एक हाई कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे इसको डिटरमाइन करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है प्रेसिडेंट, ठीक है, ए प्रेसिडेंट। आपको लगेगा कि पार्लियामेंट होना चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, ये जो अथॉरिटी है ये पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जहां पे हाई कोर्ट की बात आ जाएगी तो हाई कोर्ट का वाला जुरिस्डिक्शन जो ये है, मतलब अथॉरिटी, इट इज विद द प्रेसिडेंट, ओके। आर्टिकल 216 से रिलेटेड है ये। इसके बाद है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच ग्रुप ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो फिफ्थ शेड्यूल जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, ओके, सॉरी शेड्यूल ट्राइब्स प्लस एरियाज, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज। और जो ट्राइबल एरियाज वाला है वो सिक्स शेड्यूल है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट वाले चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इन विच केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? अब देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो सवाल है ना, ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट है, चाहे वो पीटी में हो चाहे वो मेंस में हो, तो ये आता ही आता है। तो दिस इज समथिंग जो आंख बंद करके करेक्ट करना है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है, 1973 फर्स्ट टाइम पूछा गया है ना यहाँ पे। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हमें बताना है, ठीक है। अब सीपीआई है,
सीपीआई मार्क्सिस्ट है, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें सब कुछ तो नहीं याद होगा और ना ही हम सारी पार्टीज के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स पढ़ के जाते हैं, बट देयर इज वन थिंग जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि जब हम मॉडर्न इंडिया कवर करते हैं हिस्ट्री में, सो वी ऑलवेज स्टडी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। दिस इज नॉट समथिंग जो मैं पॉलिटिकल रीजन से आपको बोल रही हूँ कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, आप किसी भी बुक को रेफर कर रहे हैं उसमें आप चेक कर लीजिए, अच्छे से ये चीज हाईलाइटेड होगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। तो बी का हमें थर्ड सर्च करना है एंड बी का थर्ड सिर्फ एक जगह पे गिवन है, तो आंसर हमें मिल गया। हमें नहीं जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई, बाकी पार्टीज कब एस्टैब्लिश हुई, सिर्फ एक पता होना चाहिए जो हम टेक्निकली पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब एस्टैब्लिश हुई थी पढ़ते हैं ना हम, उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाला भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू सवाल नहीं है ये, तो हमारा आंसर हो गया ए। इससे हमें पता चल गया कि सीपीआई मार्क्सिस्ट बनी थी 1964 में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में और तृणमूल कांग्रेस बनी थी 1998 में। इसके बाद अगला है, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पहला तो ऑप्शन गिवन है 110। 110 आपको अगर ध्यान में आ रहा होगा क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो ये मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, मनी बिल की कैटेगरी से रिलेटेड आता है, तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज बतानी है। ठीक है, मदर टंग से रिलेटेड बात हो रही है, तो ए तो नहीं है। अब ए नहीं है तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 122 और आर्टिकल 120 में बचे। अब जब बोथ ए एंड बी नहीं है तो बी भी थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बोथ ए एंड बी नहीं है। सो अभी हमने देख लिया कि ए तो नहीं था, देयर आर चांसेस कि बी भी शायद ना हो, तो अगर तुक्का मारना हो सो वी कैन गो फॉर सी। ठीक है, बाकी अगर आपने सारे आर्टिकल वाइज रीड किए हुए हैं तो जो पार्लियामेंट्री सॉरी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 120 और उसी के अंडर आर्टिकल क्लॉज 1 है जो बताता है कि मदर टंग में बात की जा सकती है। तो आंसर इवेंचुअली सी ही है। ओके, इसके बाद है हमारा 111 क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पार्ट में है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या कंसिडर होता है, तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है, एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांच। तीनों चारों ही चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली दी हुई हैं, हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए इस पेपर में आप लोग नोटिस करेंगे कि जितने ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए उतने ही ज्यादा एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं और उतनी ही ज्यादा ऑल ऑफ द अबव वाली चीजें हैं। सो ऐसे पेपर जो होते हैं ना आपको मतलब साइक करना चाहता है एक तरीके से कि आप पेपर को देखिए और आपको लगे कि ओ माय गॉड कितना लेंथी पेपर है, इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, पता होगा नहीं पता होगा, कैसे सॉल्व होगा। लाइक जब आप पेपर देखते हैं तो पहला आपके माइंड में जो आएगा वो यही आएगा, बट द थिंग इज व्हेन यू गो थ्रू द पेपर यू जस्ट रियलाइज कि आपको कामली अपने दिमाग को यूज करना है एक्टिवली और बहुत आसानी से ये पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का ही सवाल है भी। रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, rules of origin help the custom agencies to know what regulations and fee apply to a given product। ये भी ठीक है। These are used for the purpose of trade statistics। Their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend upon the source of imports। तो उस साल में ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है, तो शिपिंग वगैरह जो होती है उसमें रूल ऑफ ओरिजिन का मुद्दा चल रहा था, दैट इज वाई ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है, ये आपको सवाल कम पूछा है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। यहां तक सवाल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ दिया हुआ है। अब यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 10,000 नहीं, इट इज 1,000 लाइव बर्थ। देखिए स्टेटमेंट सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जहां पर भी फैक्ट्स या नंबर्स दिए होते हैं ना उसको एक बार रीचेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर वहीं पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया इनकरेक्ट। 1 इनकरेक्ट है तो 1 वाली चीजों को चलो काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हम देख रहे हैं, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है। तो 2 3 स्टेटमेंट हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमें पता है कि 2 एंड 3 आर करेक्ट, राइट। अब हमें पढ़नी है 4th स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ 4th स्टेटमेंट को हमें जज करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि 2 भी ठीक है 3 भी ठीक है। 2 क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 1950 में इतना था, आपको नहीं पता है कितना था, बट क्योंकि ऑप्शन ऐसा गिवन है कि ऑटोमेटिकली पता चल गया सही है। 2019 में ये 30 था, आपको क्वेश्चन से ही पता चला, आपकी कोई अपनी इंटरनल नॉलेज नहीं है इसमें। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है कि एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट विद द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बता रहा है कि 2019 में यूपी में था। नाउ दिस इज समथिंग या तो पता है या तो नहीं पता, तो इसका आंसर जो है वो यूपी नहीं था, एमपी था।
तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट था, तो राइट स्टेटमेंट जो है वो है हमारा सी, ओनली 2 एंड 3। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब हम एलिमिनेशन के थ्रू यूज करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो 50% तो आपने कर ही लिया ना सॉल्व, उसके आगे तो थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है पेपर्स में। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हमें बताना है, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। क्या ज्यादा कैपिटल होने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी? नहीं। क्या नॉलेज इंक्रीज होने से होगी? नहीं। स्किल लेवल से होगी? नहीं। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो फोर्थ में ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंपाइल करके दी हुई है, तो आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर मोर देन वन ऑफ द अबव होता तो हम इसको काउंट कर सकते थे, बट ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टेटमेंट्स दी हुई थी कि सिर्फ नॉलेज और सिर्फ स्किल लेवल की बात हो रही है, यहाँ पूरा कंबाइंड फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए द आंसर इज ओनली 4। 115 स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट की पहली चीज तो हमें करेक्ट बताना है। Bankruptcy refers to a financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debts as they become due। ठीक है, अब बैंक्रप्सी बोल रहा है ये। ठीक है, बैंक्रप्सी में, बैंक्रप्सी को देखिए ऐसे में ना हमें हिंदी का रेफरेंस ले लेना चाहिए, यहाँ पे तो हिंदी में गिवन नहीं है, मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ कि बैंक्रप्सी को हिंदी में क्या बोला जाता है। बैंक्रप्सी का मतलब होता है शोधन। ठीक है, अनेबल टू पे ऑफ देयर डेट एंड दे बिकम ड्यू। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? दिवाला निकल जाना। ठीक है, अब आप खुद पढ़ के देखिए, दिवाला निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे तब बोला जाएगा ना कि जब कोई एक इंसान या कोई भी एक कंपनी जो है वो पैसे नहीं दे पा रही है। तो पैसे नहीं दे पा रही मतलब कंपनी का दिवाला निकल गया या सामने वाले इंसान का दिवाला निकल गया। तो आपको नहीं लगता कि इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन ये है? ठीक है, अब बैंक्रप्सी में शोधन में क्या लिखा है कि रेफर्स टू अ लीगल प्रोसेस वेयर असेट्स ऑफ द डेटर आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। तो बेसिकली उसका दिवाला निकल गया, ठीक है, क्योंकि वो पैसे नहीं लौटा सकता। बैंक्रप्सी में क्या होता है? शोधन में लीगल प्रोसेस होती है जहां पे बैंक्रप्ट इसलिए बोला जाता है कि जितने भी असेट होते हैं उस इंसान के या उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बेच करके जितने भी उनके लेनदार है उनको पैसा चुका दिया जाता है। ठीक है, सो बैंक्रप्सी का डेफिनेशन जो है वो यहाँ है और इंसॉल्वेंसी का ऊपर। सो दिस जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि 1 और 2 स्टेटमेंट तो हमारे हो गए हैं इनकरेक्ट। ठीक है, 1 और 2 इनकरेक्ट हो गए हैं, क्या बचा? ओनली 4। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ना, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम खुद ही देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया? बैंक्रप्सी इज अ स्टेट वेयर एज इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन। नो, दिस इज ऑल्सो वाइस वर्सा। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, दिवाला हो जाना एक स्टेट है और बैंक्रप्सी उसका कंक्लूजन है कि भाई मेरे पास दिवाला, मेरा दिवाला निकल गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर सामने वाले लेनदार को आप कैसे चुकाओगे? तो जो फाइनल कंक्लूजन वो बैंक्रप्सी है कि भाई मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, उसे बेच करके मैं अपने कर्जदारों का पैसा चुका दूंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट थी। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है 4 कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceeding। Very simple straightforward statement, आंसर हो जाएगा 4। अगला है in which year was the industrial policy resolution adopted। तो IPR कब अडॉप्ट किया गया था? 1956 में। देखिए जो फैक्चुअल सवाल होते हैं उनको तो डायरेक्टली या तो आते हैं या तो नहीं आते, बट लेकिन ये स्टेटमेंट वाले जो हैवी सवाल है उनको हम एलिमिनेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। PLI स्कीम बहुत ही ज्यादा न्यूज में मतलब तब से चल ही रही है और इसमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता, ये भी गलत नहीं हो सकता। अब बचा 2, 4 और 2, 3। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो डेफिनेटली गलत है। क्या है? द स्कीम हैज 2 कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स, ग्लोबल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो हमारे डोमेस्टिक लेवल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है ना, तो ग्लोबल कंपनीज कहाँ से आ गई? इसमें 2 जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं MSMEs और नॉन MSMEs कंपनीज। ठीक है, तो 2 हमारा श्योर शॉट गलत है। अब 3 और 4 में देखना है। द स्कीम शैल एक्सटेंड टू एन एवरेज इंसेंटिव ऑफ अराउंड 8% ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल over base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for a period of 6 years। ठीक है, यहाँ पे अगेन जब मैं बोलती हूँ कि नंबर्स और फैक्ट्स डेटा जब दिए होते हैं तो हमें ध्यान देना है, ये 8% नहीं है, ये 4 से 6% है। PLI स्कीम आई थी तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में पढ़ना होता है। स्कीम्स इन न्यूज पढ़ना जरूरी है, इस साल के एग्जाम के लिए भी जरूरी है, पिछले साल और इस साल में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं। और ये 6 ईयर्स नहीं है, 5 ईयर्स है।
ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी 2 एंड 3। और यहाँ पे है द टारगेट सेगमेंट अंडर पीएलआई शैल इंक्लूड, तो टारगेट सेगमेंट में आते हैं लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वगैरह वगैरह। तो ये ठीक है स्टेटमेंट। इसके बाद है 118 में स्वामित्व स्कीम। देखिए एक और स्कीम से रिलेटेड सवाल है, जस्ट अ सेकेंड। इट इज अ सेक्टरल स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब स्वामित्व स्कीम है, बेसिक तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए कि स्कीम किससे रिलेटेड है। कहीं से भी लग रहा है कि ये माइंस से रिलेटेड कुछ हो सकती है। चलिए एक बार को आपको नहीं पता, ठीक है, हम इसको स्किप करते हैं। वन अभी हमको नहीं पता, हम डाउटफुल है कि कोई सी भी मिनिस्ट्री में हो सकते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है स्वामित्व स्कीम क्या होती है। पहली चीज तो हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो वन पे हम डाउटफुल हो गए। अब हम देखते हैं आगे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी शायद। द स्कीम सीक्स टू क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, like course network benchmark the location and provide 5 centimeters level accuracy। तो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की लोकेशन की बात की जा रही है। अब एक बात बताइए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन में माइंस का कुछ लेना देना हो सकता है? स्टिल डाउटफुल। कॉर्स मींस क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अभी तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेंचमार्क्स, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की, सडनली क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की बात कैसे आ गई? सो दिस इज कंप्लीटली अ नेगेटिव स्टेटमेंट जो इनके बाकी स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट क्या है? द स्कीम इज अ रेफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज। रूरल इनहैबिटेड एरियाज की प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्क करने की बात चल रही है बाय मैपिंग ऑफ लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो फोर्थ स्टेटमेंट ने हमको बिल्कुल ही क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि स्वामित्व स्कीम किस चीज के बारे में है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब यहाँ पे जब लैंड प्रॉपर्टी रूरल वगैरह की बात चल रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस तो नहीं होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो, पंचायती राज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहली चीज तो ये पीआरआई के अंडर आता है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का फॉर्म है। तो अब हमें नहीं पता था कि क्या है, पर माइंस तो नहीं है ये पता है। तो वन भी नहीं है, थ्री भी हमने मान लिया था कि नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हमको मिल रहा था, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट हमें पता है कि सही है, तो ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। वन हमको पता चल गया फोर्थ स्टेटमेंट पता पढ़ के कि वन नहीं है, तो बचता ही हमारे पास ये ऑप्शन है। थर्ड में भी चलो आप श्योर हो चाहे नहीं हो। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। और कोर्स का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। कोर्स का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशंस नेटवर्क, ओके। अगला है कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 360 के अंडर लगती है। तो इसके क्या क्या कंक्लूजन्स होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस? तो पहला है कि प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट्स टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर द एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज सर्विंग इन कनेक्शन विद द स्टेट अफेयर्स। तो बड़ी बात है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, मतलब पैसों की कमी है देश में, तो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि भाई थोड़े टाइम तक सरकारी लोगों की तनख्वाह थोड़ी कम कर दो या पैसे यहाँ से कम कर दो, तो बिल्कुल ठीक है। Money bills or other financial bills passed by the state legislatures are not required to be reserved for consideration of president। भाई जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जब प्रेसिडेंट बोल सकता है आपको कि आप लोगों को पैसा खर्च कम करें या पैसा कम दे, तो वो पैसे खर्च करने के लिए भी तो जरूरी होगा ना कि एक बार रिव्यू करा लिया जाए। प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आपको पैसे कम खर्च करने, और यहाँ पे बजट पास हो रहा है, मनी बिल पास हो रहा है बहुत बहुत ज्यादा पैसों के साथ किसी भी स्टेट का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट से रिव्यू होकर के नहीं जाएगा? तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अब सेकंड वाला रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। सेकंड हमारा रॉन्ग है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मिल गया आंसर 1, 3 एंड 4। इट इज एज सिंपल, ठीक है। अब 3, 4 नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको आंसर मिल गया। 3, 4 हम पढ़ लेते हैं। जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस फॉर द डिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंसेस ऑफ एनी एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन। जजेस को भी बोल सकता है, ठीक है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के भी सैलरी अलाउंसेस पे रोक टोक लगाई जा सकती है। Money bills or other financial bills are to be reserved for the consideration of president after they are passed by the legislature of the state। Very straightforward easy question हो गया। अगला है which of the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy। अब पहली चीज stagflation होता क्या है? stagflation होता है जब इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है? स्टैग्नेंट। इस स्टैग्नेंट का स्टैग यहाँ आया है, और ये हाई इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन आगे फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा एक और प्रोविजन आ जाता है, वो होता है एलिवेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है, और ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी की स्टैग्नेंट हो रखी है, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसी सिचुएशन में योगदान देंगे? तो पहला दिया हुआ है हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से स्टैग्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रखी है, तो स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, जब भाई महंगाई इतनी हो गई है तो कैसे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, और महंगाई इतनी ज्यादा हो सकती है तो कैसे खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बनी बात है। सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं ये गिवन करेंगे फॉर स्टैग्फ्लेशन, आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है 121, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023। अच्छा ठीक है, तो ये तो देखो करंट अफेयर से रिलेटेड वाला सवाल है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 के हिसाब से एफडीआई हमें बताना था कि बढ़ा है कि घटा है, प्राइवेट सेक्टर में प्री पैंडेमिक लेवल से कितना चेंज आया है, तो ये तो जिसको इन्फॉर्मेशन उस साल का जो पढ़ेगा उसके हिसाब से होगा, इसमें करेक्ट था सिर्फ ओनली 4। ठीक है, इसके बाद था करंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अब ऐसे सवाल डिलीट ही किए जाते हैं बाद में, क्योंकि एक मुझे बात बताइए, जब ये गया का यहाँ पे पॉपुलेशन पूछा गया है करंट, अगर ये सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा होता तो आप एक डेफिनेट नंबर बता सकते हैं, बट जब ये सवाल बना तो पॉपुलेशन गया की कुछ और रही होगी। जब ये सवाल जिस दिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया हम लोगों ने, उस दिन पॉपुलेशन अलग रही होगी, और जिस दिन ये चेक होना था उस दिन कुछ और रही होगी। सो हाउ कैन यू एग्जैक्टली टेल द करंट पॉपुलेशन ऑफ गया, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। अब पहली चीज तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते क्या है। प्लान एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर तो सब समझ ही रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर स्कीम्स, इसमें जो पैसा खर्चा होता है ये होता है प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान, नॉन प्लान में आता है सैलरी, इसको नोट करके रख लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हमें यहाँ से क्या पूछा है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, तो पहला दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, तो यहाँ पे हमने देखा इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, तो ये नॉन प्लान हो गया, करेक्ट है, पहले ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला दिया हुआ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट हो जाएगा, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर भी प्लान एक्सपेंडिचर है, तो सीधे सीधा आंसर हमें मिल गया ए। आप लोग अगर इसको नोट कर लेंगे ना कि नॉन प्लान क्या है, एक बार पता चल जाएगा कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसके अलावा जितने ऑप्शन बचे वो प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हमें बताने की क्या सही नहीं है, तो इट हैज एक्सपैंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, बनी बात है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक देश से दूसरे देश हमारा सामान भेजा जाता है, सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं, तो ग्रेटर फ्लो हो गया है। ठीक है, ट्रेड एक्सपैंड हो गई है। इट हैज लेड टू अ ग्रेटर फ्लो ऑफ एफडीआई। ठीक है, एफडीआई भी डायरेक्टली चीजें जो है वो बढ़ गई हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें नॉट ट्रू बताना है। अब क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स यानी कि जो हम सामान भेज रहे हैं विदेशों में इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। तो अगर हम हर साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट या अपना जब बजट देखते हैं तो उसमें क्लियर कट है कि जो हमारा इम्पोर्ट्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे वाइसा वर्सा दे रखा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा सी। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, तो ये उस साल का ही है, 21 फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड, 22 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका आंसर था ओनली 1। इसके बाद 126, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बहुत ही मतलब बेबी क्वेश्चन है ये कि 1857 रिवोल्ट की क्या क्या वजह थी। तो पहली थी कि ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी उसकी सुपीरियरिटी थी, ऑब्वियस सी बात है, उनके पास एडवांस लेवल की आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे। ठीक है, the rebels did not have the unified program and ideology, obviously सब लोग अपने अपने रीजन से फाइट कर रहे थे और एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी जो थी वो मिसिंग थी। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सबको पता है कि कुछ सेक्शंस जो बेनिफिट हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि रिवोल्ट के जो लोग थे लीडर्स थे उनको। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। The cook from Bihar who saved Mahatma Gandhi's life from a murder attempt by food poisoning in 1917 was, तो ये थे बतक मियाँ। ठीक है, ये जस्ट आफ्टर चंपारण से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि उस टाइम पे गांधी जी को खाने में जहर मिला करके मारने की प्लानिंग की गई थी, और ये वहां के एक छोटे से कुक ही थे उस पार्ट के, बट ही सेव्ड गांधी जी, उन्होंने बता दिया था कि आप खाना मत खाइए, आपके खाने में नमक, सॉरी नमक बोल रही हूँ वो है जहर है।
द बकश मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हूम? तो बकश मूवमेंट जो है ये बिहार की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वाज लेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये उन्होंने किया था अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम बकश लैंड्स बाय द जमींदार। तो टेनेंट्स की सपोर्ट करने के लिए किया था, फार्मर्स और पीजेंट्स को तो सपोर्ट करते ही थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड इवेंट्स जो है उसको हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहला है होम रूल मूवमेंट। अब देखिए ये रफली जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। होम रूल मूवमेंट था 1916, सूरत स्प्लिट 1907, खेड़ा सत्याग्रह 1918 और मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ईयर आपको पता है, इस तरीके से नोट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा आपका, जो कि है 2431। सबसे पहले सूरत स्प्लिट, उसके बाद मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, फिर होम रूल और लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह। तो आंसर है हमारा 2413। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विद, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे इसमें से क्या नहीं हुआ था? पहली चीज तो लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1876 से 80 तक। स्ट्रैची कमीशन जो फेमाइन कमीशन था वो आया था, कब आया था? 80 में, ठीक है, 1880 में। आर्म्स एक्ट इन्होंने ही पास करवाया था 1878 में। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ही पास करवाया था 1878 में। और इल्बर्ट बिल जो है ये इसी एक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए एक तरीके से बाद में आया था। तो ये हो गया हमारा बाय रिपन, कब? 1883। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। गवर्नर्स एंड वाइसरॉयज का एक क्रोनोलॉजी और उनके अंडर कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे, इसके मेरे अपने कुछ 4-5 पेजेस के नोट्स हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ अपलोड करके रखा है। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू माय टेलीग्राम चैनल एट बीपीएससी दीदी, वहां से आप डाउनलोड करके उससे रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद है 131, which treaty was signed after the battle of Buxar? तो वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड इन 1765। ठीक है, इसके प्रोविजंस भी आपको याद होने चाहिए। बाकी ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है ये हुई थी आफ्टर एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है, इसमें नेपाल की बाउंड्री डिसाइड की गई थी। ट्रीटी ऑफ सीन हुई थी बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ सालबाय हुई थी हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो ये मराठा वॉर के टाइम का है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज का भी आपके पास एक नोट्स होना जरूरी है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? तो पटना में कब एस्टैब्लिश हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी? अब देखिए इंग्लिश की कब हुई थी, डच की कब हुई थी, ये सारी लिस्टिंग्स बिहार समग्र वाली जो भी बुक्स है, कंपाइलेशन जो भी आप रेफर कर रहे हैं, केबीसी नैनो या एडिटोरिया या कोई और, सब में ये गिवन होता है। तो इट वाज द ईयर 1632। In which of the following movements did महात्मा गांधी make the first use of hunger strike as a weapon? तो पहली बार हंगर स्ट्राइक इनमें से कहां पर किया गया था? तो इट वाज ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्राइक। कब हुआ था ये? 1918 में। नेक्स्ट है द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लीडर्स ऑफ बिहार। विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर वाज नोन एज बिहार केसरी? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार से बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया था? ये थे बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह। In response to the mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? तो जब इतना ज्यादा हाई लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगा था चंपारण के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया? ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूट करी चंपारण एग्रेरियन कमिटी। ठीक है, जिसके मेंबर थे गांधी जी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है वो मैच द लिस्ट वाला है कि अलग अलग सोसाइटीज दी हुई हैं और हमें मैच करके बताना है कि कौन सी सोसाइटी किससे एसोसिएटेड थी, किसने फॉर्म करी थी बेसिकली। अब इसमें आत्मीय सभा है, सर्वेंट्स ऑफ, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कोई भी एक आपको पता होनी चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हमारी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ए का 2 होना चाहिए, यहाँ दोनों में गिवन है। इसके बाद है सी का 3 है, देखो यहाँ पे आपको बता भी दिया कि सी का 3 है इतना क्लियरली बताया हुआ है, सारे ही ऑप्शन में दे रखा है कि सी का 3 है, आत्मीय सभा बाय राजा राममोहन रॉय। अब बताना तत्वबोधिनी सभा किसने फॉर्म करी थी? तो ये करी थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3। अंबाबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर थी। शी बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो ये थी कर्नाटका से। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन के 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। ठीक है, उन तीनों लोगों का आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो हो गए हमारे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पी लॉरेंस। इसके बाद हो गए एवी अलेक्जेंडर एंड इसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग ही थे जो कैबिनेट मिशन के इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। इन तीनों का नाम बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन बचा? जे एंड्रयू नहीं थे, आंसर इज जे एंड्रयू। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वेल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। अब ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? तो ये दी गई थी बाय लाला लाजपत राय।
In which of the following Indian National Congress sessions the resolution related to the fundamental rights were passed for the first time? तो पहली बार fundamental rights resolution कब पास हुआ था? It was passed during the Karachi session 1931 along with National Economic Program. और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस टाइम के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसी के साथ ही हमारे 140 क्वेश्चंस हो गए। आगे के 10 मैथ्स वाले क्वेश्चंस आई होप इसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। सो 68 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया, 69 का कर लिया एंड बिफोर एग्जाम ऑब्वियसली वी विल बी डूइंग 70th के दोनों, 70th एंड 70th का री एग्जाम वाला पेपर भी। प्लीज डू कमेंट कि इस तरीके से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पा रही है, वट एवर आई एम डूइंग, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग, जो एलिमिनेशन मेथड में बता रही हूँ, या इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल सजेशन देना है, कोई रिक्वेस्ट हो, सो प्लीज लेट मी नो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप भी चल रही है ओनली एट द रेट ऑफ 350 रुपीज। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ऑन टेलीग्राम एंड टिल देन प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए। ओनली 2 months आर लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स। सो एवरीवन टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू।